आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास पर चर्चा करेंगे। मध्यकालीन भारत का इतिहास को समझने से पहले हमें इतिहास के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं वो हमें समझने होंगे कि जो भारत का इतिहास है इसको तीन भागों में विभाजित किया गया है। तीन कालखंडों में इनको बांटा गया है। जैसे पहला है प्राचीन कालखंड यानी प्राचीन काल, और दूसरा है मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल, प्राचीन काल को 3300 ईसा पूर्व से, जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिखते हैं आपको क्लियरेंस करने के लिए। प्राचीन काल इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया है। जो प्राचीन काल है उसको समय है, ये याद रखना है, 3300 ईसा पूर्व से 647 ईस्वी, ईसा पूर्व से 647 ईस्वी। और जो मध्यकाल है जिस पर हमारे चर्चा है मध्यकालीन पर, हम एक इसको सीरीज के तहत कवर करेंगे, करीब 4 से 5 सीरीज इसकी हम तैयार करेंगे, उसमें पूरा हम मध्यकालीन कवर करने वाले हैं। मध्यकालीन है, मध्यकालीन को 647 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक का जो समय है उसको मध्यकालीन भारत का इतिहास में गणना की गई है। और तीसरा है आधुनिक भारत काल। आधुनिक भारत काल, आधुनिक भारत काल की है 1857 ईस्वी से वर्तमान समय तक के कालखंड में बांटा गया है। और हमारी जो चर्चा का विषय है वो है मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत को समझते हैं हम। मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत की अगर हम मध्यकालीन की एक हम परिभाषा देखें तो ये प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच का चरण है। ठीक है, प्राचीन काल और आधुनिक काल का ये बीच का चरण है। अब मध्यकालीन को हमें पढ़ने से पहले इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। इतिहासकारों ने इसे भी तीन भागों में बांटा है। पूर्व मध्यकाल, ठीक है, पूर्व मध्यकाल, सल्तनत काल, सल्तनत काल और मुगल काल। अब पूर्व मध्यकाल है, इसका जो समय है, कालखंड है 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का पूर्व मध्यकाल। और जो सल्तनत काल है यह है 1206 से 1526 ईस्वी का, और मुगल काल 1526 से 1707 ईस्वी का। इस कालखंडों में यह बांटा गया है मध्यकाल भी। इतिहास तीन कालखंडों में, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, सल्तनत और मुगल काल। अब पूर्व मध्यकाल में कुछ साम्राज्यों का उदय हुआ था, उनका हमें यहां पर चर्चा करनी है। पूर्व मध्यकाल के अंदर हम पढ़ते हैं जो साम्राज्यों का उदय हुआ था, पाल साम्राज्य, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और चोल और राजपूत साम्राज्य। चोल और राजपूत साम्राज्य, वो हम पूर्व मध्यकाल में चर्चा करेंगे। सल्तनत काल में विजयनगर साम्राज्य के बारे में, विजयनगर साम्राज्य के बारे में और बहुमनी साम्राज्य के बारे में। यह सल्तनत काल हमारे यहां पर फिनिश होता है। इसके बाद आता है मुगल काल। मुगल काल के तहत मराठा, दक्कन सल्तनत और यूरोपियन व्यापारियों का आगमन। ये हमारे इन चीज़ों पर हम यहाँ पर इस सीरीज में हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। आज हमारी ये पहली सीरीज है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। मध्यकालीन भारत, इसकी आपने डेफिनेशन की, इसके ज़्यादा कोई खास परीक्षा में नहीं पूछा जाता, लेकिन हमें याद रखना है मध्यकालीन भारत का अगर उस समय पूछ लिया जाए, समय भी बहुत बार नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसमें अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं।
क्योंकि इस चरण को कुछ इतिहासकार छठी सदी से 16वीं सदी के बीच मानते हैं, कुछ इतिहासकार 8वीं सदी से 18वीं शताब्दी के बीच का मानते हैं। अब भारत का जो मध्यकालीन का इतिहास के जो विषय हैं, मध्यकालीन के कौन कौन से हमारे जो विषय जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे महत्वपूर्ण रहते हैं, वो इनको हमें यहाँ पे पढ़ना है। जैसे उत्तर भारतीय राज्य और दक्कन के राज्य, ये पूर्व मध्यकाल के विषय हो गए, पूर्व मध्यकाल के, जिनका भी मैंने यहाँ पे चर्चा करी थी 700 से 1200 ईस्वी का। दिल्ली सल्तनत, इस्लामी राज्य और विजयनगर, ये सल्तनत काल हो गया, ठीक है, 1200 से 1526 तक। और मुगल काल, यहाँ पे मराठा, दक्कन सल्तनत और यूरोपीय व्यापारियों को हम पढ़ेंगे, वो है 1526 से 1707 में। ये हमारा मध्यकाल के 3 भागों में इनको कालखंडों में विभक्त कर लिया। आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो उत्तर भारतीय राज्यों के बारे में रहेगी। हम उत्तर भारतीय राज्यों को भी हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। उत्तर भारतीय राज्यों का 700 से जो 1200 ईस्वी का जो कालखंड है, उसको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 8 से 10 ईस्वी और 10 से 12 ईस्वी। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के राज्यों के बारे में 8 से 10वीं सदी के बीच में। बच्चों, 800 से 10वीं ईस्वी के बीच में उत्तर भारत और दक्कन में कई शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। अब ये दक्कन का क्षेत्र क्या है, जो कुछ नए बच्चे जुड़े हुए हैं उन्हें यह पढ़ना बहुत जरूरी है। दक्कन का क्षेत्र अगर हम आधुनिक क्षेत्र में बात करें कि अगर आप इंडिया का मैप देखें तो जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो क्षेत्र है, तेलंगाना का जो क्षेत्र है उसे दक्कन का क्षेत्र बोला जाता है। तो उत्तर भारत मतलब गंगा का जो क्षेत्र है, गंगा नदी का जो क्षेत्र है, और दक्कन, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये जो तेलंगाना के क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारे साम्राज्यों का उदय हुआ, जिनमें से मुख्य है पाल साम्राज्य, प्रतिहार साम्राज्य और राष्ट्रकूट। छोटे छोटे बहुत सारे साम्राज्यों का उदय हुआ, लेकिन मुख्य जो साम्राज्य थे वो 3 ये थे। पाल साम्राज्य उत्तर भारत के, दक्षिण भारत की अभी हम आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, लेकिन आज हमारी उत्तर भारत पर चर्चा होने वाली है। हम क्रमबद्ध रूप से एक एक साम्राज्य के बारे में देखते हैं। पहले पाल साम्राज्य के बारे में देखते हैं। पाल साम्राज्य पूर्वी भारत में बोलबाला रहा है। जैसे ये भारत का मैप है और ये पूर्वी भारत में, ये यहाँ से इसका उत्पत्ति हुई है, पूर्वी भारत में से। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने आगे जो इनके जो पाल साम्राज्य के जो राजा हैं, उन्होंने अपना साम्राज्य को विस्तार दिया है, किसी ने काफ़ी बड़ा हुआ है अपने साम्राज्य में। तो उसके बारे में हमारी यहाँ पे चर्चा होने वाली है। जो पूर्वी जो क्षेत्र है, ये पाल साम्राज्यों के ने अपने कालखंड में अधिकार किया था। पाल साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। पाल साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने करी थी। अरब देश के जो लोग थे, इस पाल साम्राज्य का जो क्षेत्र था उसे धर्म का राज्य बोलते थे। यानी कि यहाँ पर धर्म का राज्य इसलिए बोलते थे कि यहाँ पर हर धर्म को यहाँ पर पूरी इज्जत दी जाती थी, किसी धर्म के साथ कोई भी भेद नहीं किया जाता था। तो धर्म का राज्य, और यहाँ पे कानून व्यवस्था, ये सब सिस्टमाइज रूप से होता था। इसलिए इस क्षेत्र को जो पाल साम्राज्य थे, इसको धर्म का राज्य के रूप में जाना गया। अब अगला प्रश्न है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये अभी जैसे अगर आपने कुछ समय पहले कौन बनेगा करोड़पति उसको देख रहे हैं, वहां पर भी प्रश्न पूछा हुआ है कि जो गोपाल हैं, पाल साम्राज्य के राजा, जो प्रथम जो संस्थापक बने थे, इन्होंने औदंतीपुर में एक बौद्ध महाविहार की स्थापना करी थी। यह पूछा हुआ प्रश्न है, शायद काफ़ी लाख रुपए के क्वेश्चन का था ये, तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। औदंतीपुर में गोपाल ने बौद्ध महाविहार की स्थापना करी थी। ये दो पॉइंट आपको यहाँ से आपको याद रखने।
गोपाल जो राजा है उनकी 717 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद धर्मपाल राजा बनते हैं। गोपाल के बाद कौन बनते हैं? धर्मपाल। और इनका जो कार्यकाल रहता है वो 810वीं ईस्वी तक चलता है। इनको जो एक राष्ट्रकूट राजा हैं, हम उसके इस साम्राज्य के आगे हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रकूट साम्राज्य के राजा हुए थे ध्रुव। ध्रुव ने इनको पराजित कर दिया था, उनसे पराजित हो गए थे। लेकिन ये ध्रुव ने इसे पराजित कर दिया था, लेकिन फिर 700 यानी कि 810 ईस्वी में इसको पराजित कर दिया। लेकिन हम इसमें पढ़ रहे हैं कि पाल साम्राज्य 9वीं सदी में पूर्वी क्षेत्र का बोलबाला रहा है। यानी कि इन्होंने ध्रुव ने पराजित कर दिया, लेकिन ये 9वीं सदी तक ये बोलबाला रहा है। तो इस स्थिति में क्या हुआ था कि जो राष्ट्रकूट राजा था यह दक्कन की ओर प्रस्थान कर गया। दक्कन की ओर यह प्रस्थान कर गया तो यह क्षेत्र, जो ऊपरी गंगा का जो क्षेत्र है, यह खाली रहा। ऊपरी गंगा का जो क्षेत्र है खाली रहा। सबसे पहले, और जो ये ध्रुव राजा थे, इसने प्रतिहार जो राजवंश थे उनको भी इसने शिकस्त दे चुका था। ये विजय के बाद जब इन्होंने जो ऊपरी गंगा का क्षेत्र जीत लिया था, राजा ध्रुव था राष्ट्रकूट शासक, ये बहुत ही एक प्रतापी शासक था। इन्होंने धर्मपाल को भी हरा दिया था और प्रतिहार जो साम्राज्य था उसको भी इन्होंने शिकस्त दे चुके थे। लेकिन ये विजय के बाद इन्होंने ये विजय तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन कुछ समय के बाद ये वापस से दक्कन की ओर लौट गए। तो इस स्थिति में जो गंगा का क्षेत्र था वो खाली था। धर्मपाल के लिए कोई भी खतरा नहीं था। तो उन्होंने फिर से इस पर कन्नौज पर कब्जा कर लिया। जो कन्नौज का जो क्षेत्र था, जो बाद में जो दिल्ली ने प्राप्त किया, वैसी स्थिति इस दौरान कन्नौज की थी। यानी कि कन्नौज एक ऊपरी घाटी का व्यापार और कृषि क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था व्यापार के लिए। तो इस पर प्रत्येक राजा अपना अधिकार प्राप्त करना चाहता था इस क्षेत्र पर, इस सदी के दौरान। तो धर्मपाल ने वापस से कन्नौज पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर एक कन्नौज सभा का आयोजन किया। कन्नौज सभा का आयोजन का मतलब था कि उन्होंने एक दरबार लगाया जिसमें सभी राजाओं को अपना आमंत्रण किया और सबको अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। सभी ने अपनी अधीनता स्वीकार करी, नहीं तो आप युद्ध करो। तो काफ़ी राजाओं ने यहाँ पर इसकी अधीनता स्वीकार की थी और इनका जो पाल राजवंश का जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तार रूप में काफ़ी बड़ा हुआ। द्वितीय नागभट्ट के शासनकाल में द्वितीय नागभट्ट प्रतिहार साम्राज्य के शासक थे। जो प्रतिहार, जिन्होंने ध्रुव ने हरा दिया था प्रतिहार राजवंश को, यानी कि खत्म हो गया था प्रतिहार। ध्रुव जो राष्ट्रकूट शासक था, समाप्त हो गया था जो प्रतिहार, उसको द्वितीय नागभट्ट ने फिर से उठाया। यानी कि फिर से वो प्रतिहार राजवंश, प्रतिहार साम्राज्य फिर से वो चमका। अब प्रतिहार जो राजवंश था, उन्होंने जो धर्मपाल से युद्ध किया और कन्नौज से पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा और पराजय का मुंह देखना पड़ा और धर्मपाल यहां पर हार चुके थे। बिहार और आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए पाल और प्रतिहार में संघर्ष चलता रहता था। बिहार और जो आधुनिक जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, प्रतिहारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रतिहारों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, प्रतिहार उनके आगे हम इसमें चर्चा करेंगे कैलकुलेशन में। लेकिन इनमें यह आपस में संघर्ष चलते रहे। जब पाल शासक उत्तर में विफल हो चुके थे तो अपना उन्होंने ध्यान दूसरी ओर क्षेत्र में लगाया, जैसे पूर्वी क्षेत्र की ओर। वहां पर उधर अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे। धर्मपाल की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनके पुत्र है देवपाल, वो राजा बनते हैं। ये करीब 40 वर्षों तक इन्होंने शासन किया और साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया। और साम्राज्य अभी इनका जो पूरा ध्यान है उत्तर के बजाय ये पूरा पूर्वी की ओर लगाने लग गए थे। इन्होंने असम, उड़ीसा, कुछ हिस्सा नेपाल का भी इन्होंने कवर कर लिया था और अब इनका जो साम्राज्य था वो बनारस तक पहुंच गया था। यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र पर इनका पाल साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। और जो देवपाल ये बहुत एक प्रतापी शासक हुआ था पाल साम्राज्य का, जिन्होंने राष्ट्रकूट के शासक, ये भी बहुत तेजस्वी राजा थे, अमोघ वर्ष को हरा दिया। अमोघ वर्ष को जब हरा दिया तो ये पूरे एरिया पर इन्होंने
अपना कब्जा कर लिया था पूरे गंगा के क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र पर। यानी कि इस दौरान नवीं सदी के अंत में पाल साम्राज्य का बहुत बोलबाला रहा पूर्वी क्षेत्र में। और पाल शासक बौद्ध ज्ञान विज्ञान और धर्म के ये बहुत बड़े संरक्षक थे। यानी पाल शासक बौद्ध के बड़े संरक्षक थे। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का धर्मपाल ने पुनरुद्धार किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार के लिए, इसका खर्चा चलाने के लिए उन्होंने 200 गांव की आमदनी इसमें दान दे दी थी। 200 गांवों की जो आमदनी हुई थी उसको नालंदा विश्वविद्यालय के लिए इन्होंने दान कर दिया था। अब पाल वंश के अन्य शासक भी हुए थे। महिपाल प्रथम को हमें याद रखने का एग्जाम की दृष्टि से यह है कि जब चोल साम्राज्य हम पढ़ेंगे तो उसमें राजेंद्र चोल थे जो गंगा के क्षेत्र पर गंगा पार करना चाहते थे और गंगा के क्षेत्र पर ये अपना अधिकार कब्जा करना चाहते थे। इन्होंने महिपाल प्रथम ने उनको रोकने का कार्य किया। इसके बाद जो शासक हुए थे रामपाल ने जो राजवंश बिल्कुल समाप्त हो रहा था धीरे धीरे उसको पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ये पाल वंश केवल कुछ क्षेत्र पर रह गया। उसके बाद प्रतिहार जो राजा हुए उन्होंने इस पर अधिकार प्राप्त कर लिया था और धीरे धीरे इधर से पाल राजवंश की समाप्ति हो गई थी। रामपाल के बाद पाल साम्राज्य समाप्त हो गया था। अब पाल साम्राज्य जो एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं वो पूछे जाएंगे। एक तो देवपाल, धर्मपाल और गोपाल, इन तीनों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। राष्ट्रकूट शासक को किसने हराया था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोघवर्ष ने याद रखना। राष्ट्रकूट जो शासक अमोघवर्ष था उसको देवपाल ने हराया था। अब पढ़ते हैं हम प्रतिहार राजवंश की ओर। प्रतिहार राजवंश तो प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता था, जिसका कारण यह था कि गुर्जर जो राष्ट्र था वो दक्षिण पश्चिमी में है। इनकी दक्षिण पश्चिम जैसे जालौर, वर्तमान में जालौर पड़ता है, वहां से इनकी उत्पत्ति का उद्गम माना जाता है। ये आरंभ में स्थानीय थे। इनका कोई ऐसा वंशानुगत ये चीज़ें राज नहीं था, लेकिन ये प्रतिष्ठित क्यों हुए थे? जो सिंध का एरिया था उधर से अरब के लोग आते थे, उन जो हमले करते थे उनसे ये डटकर मुकाबला करते थे, उनके कारण इनको ये प्रतिष्ठा मिली थी। स्थानीय लोग थे इधर के, दक्षिण पश्चिम राजस्थान के, और वो प्रतिष्ठा इनको मिली थी। तो इन्होंने जो प्रारंभिक जो राजा हुए नागभट्ट प्रथम और वत्सराज, इन्होंने शुरुआती में राजस्थान, मालवा और गुजरात के क्षेत्रों पर इन्होंने अपना काफ़ी विस्तार किया। और नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी बनाई थी अवाणी। इसको बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, नागभट्ट प्रथम की राजधानी थी अवाणी और उसका राज भरूच, ग्वालियर और मालवा तक उन्होंने फैला दिया। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने राजवंश को पुनर्जीवित किया और उनकी अधीनता पश्चिमी काठियावाड़, इन्होंने अपने जो ये साम्राज्य था नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम और वत्सराज थे, वत्सराज के पुत्र हैं नागभट्ट द्वितीय, इन्होंने जो ये राजवंश को एक बार एक नई ऊर्जा दी और वो अपने राज्य को काठियावाड़, आंध्र प्रदेश, कलिंग और विदर्भ के शासकों को अपने अधीन कर लिया। यानी कि इन्होंने अपना राज्य साम्राज्य बहुत तेजी से फैलाया। नागभट्ट द्वितीय ने, उसने कन्नौज पर भी आक्रमण किया। नागभट्ट द्वितीय ने पूरा जैसे गुजरात, आंध्र प्रदेश और कलिंग, उड़ीसा के पूरा विदर्भ एरिया, इसको इन्होंने जीत लिया था। उसके बाद इन्होंने कन्नौज पर आक्रमण किया और जिसके कारण धर्मपाल के साथ इनका संघर्ष हुआ। धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय ने, अब ये जो इन्होंने कन्नौज पर आक्रमण किया तो धर्मपाल को तो बिल्कुल ही हरा चुके थे, लेकिन इन्होंने सहायता मांगी थी राजा गोविंद तृतीय से, राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से सहायता मांगी, जिसके कारण नागभट्ट द्वितीय यहाँ पर हार चुका था। नागभट्ट द्वितीय यहाँ पे हार चुका था। अब इसका बदला अगला राज्य जरूर लेगा। अगला जो आया था प्रतिहारों का वो इसका बदला लेगा। प्रारंभिक प्रतिहार शासकों ने ऊपरी गंगा घाटी और मालवा पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन राष्ट्रकूट राजा ध्रुव और ध्रुव ने
प्रतिहारों को हरा दिया था। और तृतीय गोविंद जो कि इसकी जो सहायता, धर्मपाल की जो सहायता करने आए थे, उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। उनकी कोशिशें उन्होंने नाकाम कर दिया प्रतिहार शासकों को, और फिर ये दक्कन की ओर लौट गए। राष्ट्रकूट राजा हुए राजा ध्रुव और तृतीय गोविंद, इन्होंने प्रतिहार शासकों को हरा दिया था, जिसके कारण ये आगे अपना शासन नहीं बढ़ा सके अपने साम्राज्य को। फिर ये जो दोनों राष्ट्रकूट के राजा हैं ये फिर से दक्कन की ओर लौट गए, क्योंकि राष्ट्रकूटों को जो असली दिलचस्पी थी वो मालवा और गुजरात पर कब्जा करने की थी, क्योंकि गुजरात एक बहुत ही व्यापार का क्षेत्र था और मालवा पूरा एक कृषि संपन्न क्षेत्र था। इन पर इनकी अच्छी दिलचस्पी थी, बस इनको यहाँ पे हरा दिया कि आप आगे मत बढ़ो। इसके बाद जो प्रतिहार वंश का हम अगर प्रारंभिक राजा हुए थे, लेकिन जो इसका पुनर्स्ट्रक्चर किया था प्रतिहार को, वो किया था महाराज, एक महान शासक हुए थे भोज, राजा भोज। इन्हीं के आधार पर बनी थी कहाँ राजा भोज गंगू तेली, कहाँ राजा भोज गंगू तेली, क्योंकि जो इनका जो क्षेत्र था पूरे तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था इनका जो साम्राज्य, और इन्होंने एक एक करके सबको हरा दिया था। तो उसी के आधार पर बना था कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो अब यही पढ़ते हैं, राजा भोज प्रतिहार साम्राज्य का पुनर्निर्माण किया था 836 ईस्वी के आसपास। उन्होंने फिर से कन्नौज पर कब्जा कर लिया, और यहाँ पर वो नागभट्ट जो द्वितीय थे, नागभट्ट द्वितीय जिसको हरा दिया था राष्ट्रकूट शासक ने, जो धर्मपाल थे, धर्मपाल ने सहायता मांगी थी। पाल वंश के थे धर्मपाल, और राष्ट्रकूट राजा जो गोविंद तृतीय से सहायता मांगी थी। इन दोनों ने मिलकर इसको वहाँ पे नागभट्ट को हरा दिया था और कन्नौज पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। अब भाई राजा भोज हैं, उन्होंने फिर से कन्नौज पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, यानी कि बदला ले लिया था। यह लगभग एक सदी तक प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी रही। भोज पूरब की ओर साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया, लेकिन पालों ने उसे परास्त कर दिया था, उसकी महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगा दिया। अब उसने ये पूरब की ओर अपना साम्राज्य बढ़ाना चाह रहा था, प्रतिहार वंश के जो राजा भोज हैं, लेकिन वहाँ पर पाल राजवंश बैठे हुए थे, पाल राजा, उन्होंने वहाँ से हरा दिया था। तो अब उन्होंने अपना ध्यान है वो दक्षिणी की ओर लगाया, मध्य भारत और दक्षिण गुजरात की ओर रुख किया, और यहाँ पर उनकी टक्कर हो जाती है। यहाँ पर उनका संघर्ष होगा राष्ट्रकूटों से यहाँ पर उनका संघर्ष होता है, और संघर्ष की जो जगह है वो है नर्मदा नदी के तट पर होता है, जहाँ राजा भोज और राष्ट्रकूटों के बीच एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है, जिसमें राजा भोज काफ़ी शानदार तरीके से इस युद्ध को लड़ते हैं और गुजरात के बहुत सारे हिस्से पर अपना अधिकार कर लेते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं डट पाए। फिर वो वापस से उत्तर की ओर अपना रुख कर लिया, यानी कि इन्होंने बहुत एक साहसी रूप से अपने युद्ध लड़े। प्रतिहार राजाओं के पास सबसे अच्छी खास बात थी, इनके पास अश्वसेना बहुत ज़बरदस्त थी। प्रतिहार राजाओं के पास अश्वसेना इनके पास बहुत थी, और उसमें हाथियां बहुत ज़्यादा थे, हाथी भी बहुत ज़्यादा थे। देवपाल की मृत्यु के पास अब यहाँ पर जो राजा भोज हैं वो पूरब की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ पर पूरब में कौन थे? पाल राजवंश। अब पाल राजवंश के जो एक साहसी जो राजा थे वो थे देवपाल। धर्मपाल के बाद जो बने थे, धर्मपाल के बाद कौन बने थे? देवपाल बना था। अब देवपाल की जब मृत्यु हो जाती है तो वहाँ का जो शासन सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है। पूरब का क्षेत्र कमज़ोर हो जाता है, और राजा भोज वहाँ पर अपने संघर्ष कर देता है और अब उस क्षेत्र को अपने एरिया में कवर कर लेता है। और यहाँ इस प्रकार राजा भोज ने जो कन्नौज का जो क्षेत्र था उस पर अपना अधिकार प्राप्त किया। पूर्वी क्षेत्र में जहाँ पर पाल साम्राज्य बैठा हुआ था उस पर भी देवपाल की मृत्यु के बाद वहाँ पर भी उसको भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, और कन्नौज पर फिर से प्रतिहारों का शासन हो गया। राजा भोज भगवान विष्णु के भक्त थे। उन्हें आदिव राव का विरूप रूप धारण भी उन्होंने किया था। ये याद रखना, आदिव राव का विरूप रूप धारण के बाद उन्होंने धारण की थी। और एक उज्जैन में राजा हुए थे भोज परमार। अब भोज परमार और ये भी राजा भोज, इन दोनों में अंतर बताने के लिए जो राजा भोज थे उनको मेहर भोज
के नाम से भी जाना जाता है। राजा भोज की मृत्यु 885 के ईस्वी के आसपास हुई। उसके बाद उनके जो राजा भोज हैं उनका बेटा बना था महेंद्रपाल, राजा बना था। महेंद्रपाल ने भी सीमाओं का विस्तार किया, मगध उत्तर बंगाल तक उन्होंने अपना साम्राज्य फैला लिया। लेकिन महेंद्रपाल ने एक लड़ाई कश्मीर के राजा के साथ लड़ी। इस दौरान वो इतनी स्ट्रांगता के साथ वो नहीं लड़ सके। जो पंजाब के जो क्षेत्र थे वो कश्मीर के राजा को उनको यहाँ पे देने पड़ गए थे। राजा भोजपुर के शासन के काल में साम्राज्य बहुत ऊंचाइयां छू रहा था, लेकिन अब धीरे से महेंद्रपाल के में कम हुआ था। प्रतिहार साम्राज्य में जो राजा की सेनाएं थी, इन्होंने जो शासन व्यवस्था थी उतनी शानदार बना रखी थी कि जो सेनाएं थी वो चारों दिशाओं में करीब करीब 1,80,000 गांवों को कवर करते थे। प्रत्येक क्षेत्र में 4 डिवीजनों में बांट रखा था, 4 डिवीजनों में बांट रखा था और प्रत्येक डिवीजन में कम से कम 7 से 9 लाख लोग रहते थे। इस प्रकार इसका साम्राज्य था। 4 डिवीजन में जैसे एक सेकंड, उत्तर में अगर कोई उत्तर से खतरा हो रहा है तो यहाँ पे डिवीजन बैठी रहती थी। पूर्व पश्चिम में और दक्षिण में हर डिवीजन के लिए इधर से अगर कोई राष्ट्रकूट की तरफ से कोई भी खतरा आ रहा है तो वहाँ पर भी एक डिवीजन बैठी थी। पूर्व में जैसे कोई पालों से अगर कोई खतरा आ रहा है, पश्चिमी से कोई अरब की तरफ से भी कोई खतरा आ रहा है। तो एक उन्होंने इस प्रकार के डिवीजन का निर्माण किया था जो साम्राज्य पर बहुत शानदार उन्होंने अपने शासन व्यवस्था चलाई। प्रतिहार शासन थे वो ज्ञान विज्ञान और साहित्य के भी बहुत उदार संरक्षक थे। संस्कृत के महान कवि राजशेखर हुआ करते थे, जो भोज के पुत्र महिपाल, भोज के पुत्र होते हैं, पुत्र महिपाल के दरबार में रहता था। प्रतिहारों ने कई भव्य मंदिर और भवनों का भी निर्माण कन्नौज में किया। उस कन्नौज को एक अलग उन्होंने रूप निखार दिया था। 915 ईस्वी से 918 ईस्वी के बीच राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने फिर से कन्नौज पर आक्रमण किया और नगर को तहस नहस कर दिया, जिससे प्रतिहार साम्राज्य बड़ा कमजोर पड़ गया। राष्ट्रकूट राजा बड़े प्रतापी राजा थे। इंद्र तृतीय फिर से आता है और वो कन्नौज पर आक्रमण करता है और इस नगर को तहस नहस कर देता है और गुजरात राष्ट्रकूटों के हाथ में चला जाता है। यह यहाँ पे प्रतिहारों के लिए बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि गुजरात एक समुद्र व्यापार का एक मेन केंद्र था व्यापार का। 963 ईस्वी में एक अन्य राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने उत्तर भारत पर आक्रमण करके प्रतिहार शासक को समाप्त कर दिया। इस प्रकार प्रतिहार शासक तेजी से बिखर गया। राजा भोज के बाद प्रतिहार शासक में गिरावट आई थी और धीरे धीरे ये जो राष्ट्रकूट जो शासक आए थे, इन्होंने एक के बाद एक अटैक करके प्रतिहार शासक को कमजोर कर दिया, जिससे कि प्रतिहार साम्राज्य तेजी से बिखर गया। अब पढ़ते हैं अगला जो साम्राज्य है वो है राष्ट्रकूट साम्राज्य। राष्ट्रकूट साम्राज्य ये हमेशा जैसे और जो साम्राज्य हुए थे वो एक अस्थिर साम्राज्य हुए थे, अधिकार करते थे, कुछ समय के बाद वो फिर से वो अपने अधिकार को हार जाते थे। जैसे कन्नौज पर अधिकार कर लिया फिर हार गए वो। लेकिन राष्ट्रकूट साम्राज्य कम से कम 200 साल तक इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार बना कर रखा। ये स्थिर साम्राज्य था और सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है। राष्ट्रकूट जो साम्राज्य है वो सबसे बड़ा एक दीर्घायु का साम्राज्य साबित हुआ है। ये इस दौरान का 8वीं से 10वीं सदी के बीच का राष्ट्रकूट साम्राज्य ने 10वीं शताब्दी के अंत तक लगभग 200 वर्षों तक दक्कन का क्षेत्र है वो आपको मालूम ही है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का जो आधुनिक क्षेत्र है इसका वो दक्कन का क्षेत्र बोला जाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो क्षेत्र है उन पर उन्होंने एक प्रभुत्व स्थापित कर रखा था। वहाँ पर उन्होंने पूरा अधिकार कर रखा था। लेकिन एक बीच बीच में क्या करते थे, कभी उत्तर और कभी दक्षिण भारत के जो क्षेत्र हैं उन पर भी अपना अधिकार प्राप्त कर लेते थे। बीच में ये एक सेतु का काम करते थे, इधर भी अधिकार प्राप्त कर सकते थे, इधर भी ये आक्रमण कर देते थे। यह न केवल उस समय की सबसे शक्तिशाली राजनीति थी बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों में भी यह एक सेतु का रूप में काम किया है। उत्तर भारत में कोई भी अब ये इतना लंबे समय तक टिकने का कारण यही है कि उत्तर भारत में कोई इतनी मजबूत शक्तिशाली साम्राज्य नहीं हुआ था जो इन दक्कन के जो
मामले हैं राष्ट्रकूटों के साथ वो हस्तक्षेप कर सके, इसलिए जिसके कारण राष्ट्रकूटों का उदय का जो अवसर है वो बहुत मिल गया। इनको कोई हराने वाली कोई मजबूत शक्ति नहीं थी उत्तर भारत में इस दौरान। राष्ट्रकूट कि अगर हम राष्ट्रकूट साम्राज्य को हम देखें तो ये पूरा जो ये साम्राज्य है, ये राष्ट्रकूट साम्राज्य, इन्होंने इतने बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार करीब 200 सालों तक इन्होंने चलाया। राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो स्थापना है वो दंती दुर्ग ने करी थी, जो आधुनिक सोलापुर के निकट मैनखेट को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया गया था। राष्ट्रकूटों का वर्चस्व शुरू में उत्तरी महाराष्ट्र और गुजरात और मालवा पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रतिहारों से भी इन्होंने लोहा लिया। इनकी जो लड़ाइयाँ हैं यानी कि जो एक तो आपको ये याद रखना है, जो राष्ट्रकूट और जो राजा हुए उनकी जो राजधानी थी वो मैनखेट या मालखेड़ भी बोलते हैं इसे, ये याद रखना। अब राष्ट्रकूट अपने वर्चस्व के लिए ये पूर्वी चालुक्यों से, दक्षिण में पल्लव पांडवों से ये संघर्ष प्रतिस्पर्धा करते रहते थे, यानी कि अपना अधिकार, अपना जो साम्राज्य का विस्तार करने में ये लगे हुए थे। दंती दुर्ग एक निसंतान मृत्यु हो गई थी, इनके कोई पुत्र या संतान नहीं थी, जिसके कारण इनके जो चाचा थे कृष्णराज प्रथम और इनके जो परिवार के सदस्य थे उनके बीच में युद्ध शुरू हो गया। इसके बाद कृष्णराज प्रथम, इनमें विवाद हुआ, उसके बाद कृष्णराज प्रथम राजा बने। ये तो इनका अधिकार का क्षेत्र है। इनकी जो राजधानी थी वो मैनखेट थी, ये याद रखना। राष्ट्रकूट की इनका ये अधिकार है, साम्राज्य का विस्तार है, इन्होंने इतना किया था। अब इनमें राजा कौन कौन से हुए थे? कृष्णराज प्रथम थे। इन्होंने 756 ईस्वी में सिंहासन पर कब्जा पाने में सफल रहे, क्योंकि पारिवारिक इनमें लड़ाई झगड़े हुए थे। उपाधि इन्होंने अब राष्ट्रकूट साम्राज्यों में प्रत्येक जो राजा थे, इन्होंने कोई भी साम्राज्य जीतने के बाद सब अपनी एक उपाधि जरूर रखते थे। तो कृष्णराज ने अपनी एक उपाधि रखी थी सुप्तुंग और अकाल वर्षा। सुप्तुंग मतलब समृद्धि में सबसे ऊंचा, और अकाल वर्षा यानी कि लगातार वर्षा। सुप्तुंग मतलब समृद्धि में सबसे ऊंचा, ठीक है। कृष्णराज प्रथम की मृत्यु 772 ईस्वी से 775 ईस्वी के में हो गई थी। उनके बाद उनके पुत्र बने थे गोविंद द्वितीय ने जो उपाधि धारण करी थी वो था प्रभुत्व वर्षा एवं विक्रमालोक की उपाधि। अब छोटे भाई ध्रुव के भी सिंहासन के लिए इनका गृह युद्ध हुआ। छोटे भाई ध्रुव के भी सिंहासन के लिए इनके साथ गृह युद्ध के कारण बने थे, और फिर ध्रुव राजा बने थे। 780 से 793 इनका जो कार्यकाल है वो बहुत कम रहा है, लेकिन बहुत ही प्रतापी राजा थे। इन्होंने ही प्रतिहारों को और पाल राजवंशों को इन्होंने बड़ी टक्कर दी थी, उनको हरा दिया था। ध्रुव ने सिंहासन प्राप्त करने के बाद उन सभी राजाओं को कठोर दंड दिया जिन्होंने गृहयुद्ध में गोविंद द्वितीय की सहायता करी थी। जिन्होंने उन्हें भाई की गोविंद द्वितीय थे, इनकी सहायता करी थी, उनको इन्होंने सबसे कठोर दंड दिया। और अपने जीवन काल में सबसे छोटे जीवन काल में, मतलब जो साम्राज्य का जो काल था वो बहुत कम रहा, कम से कम 12-13 वर्ष तक रहा। उसमें अपने योग्य पुत्र गोविंद तृतीय को इन्होंने राजा बना दिया। ध्रुव का बेटा बना गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट साम्राज्य का सबसे प्रतापी गोविंद तृतीय, और एक उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अमोघवर्ष। ये दोनों को मध्यकालीन भारत का में जो 8 से 10वीं सदी है इसमें सबसे प्रतापी राजा के रूप में माना गया है। प्रतापी राजा हुए गोविंद तृतीय महान राष्ट्रकूट शासक थे, जिनके पास ये उपाधियाँ थी। इन्होंने उपाधियाँ धारण करी थी। ये उपाधियाँ याद रखना: जगतुंगा दुनिया में प्रमुख, जनबल्लभ लोगों का पसंदीदा, त्रिभुवनाधवला तीनों लोकों में पवित्र, और प्रभुत्व वर्षा प्रचुर मात्रा कराने वाला। जगतुंगा, जनबल्लभ, त्रिभुवनाधवला, प्रभुत्व वर्षा, ये उपाधियाँ थी। उत्तर में इन्होंने कन्नौज के जो नागभट्ट है, जो प्रतिहार वंश के जो राजा थे, उनके विरुद्ध एक सफल अभियान चलाया। वो जीतने के बाद एक कौशल, कलिंग और वेगी, दहला, उद्रका के साथ साथ इन्होंने मालवा पर कब्जा करने के बाद गोविंद तृतीय ने पुनः दक्षिण की ओर रुख किया। यह उत्तरी भारत का बहुत सारे क्षेत्र को ये अपने साम्राज्य में इन्होंने मिला लिया था, लेकिन ये गंगा के पार नहीं हो पाए थे, क्योंकि दक्षिण में फिर से
युद्ध की संभावना बन चुकी थी, क्योंकि दक्षिण में जो पूर्वी चालुक्य रहते थे पल्लव पांडवों से साथ, इसके कारण इसको बाद में इसको दक्षिण की ओर लौटना पड़ा। और गोविंद के उत्तराधिकारी उनके एकमात्र पुत्र महाराज सर्वा बने। गोविंद तृतीय के गोविंद तृतीय के उत्तराधिकारी महाराज सर्वा बने, जिसे अमोघ वर्ष, यह भी बहुत एक प्रतापी राजा हुआ था। अमोघ वर्ष ने करीब 68 वर्षों तक शासन किया था, और यह सबसे राष्ट्रकूटों के एक महान साम्राज्य साबित हुआ था। इनकी जो उपाधियां थी, नृपतुंगा, अतिश्य धवला, महाराज संदा, वीर नारायण थे। समकालीन भारत की धारण पर इनकी जो रुचि थी सबसे ज़्यादा, वो धर्म और साहित्य में अधिक रुचि थी। और जैन, इन्होंने अपना कुछ समय जैन भिक्षुओं की संगति में निकाला और आध्यात्मिक ध्यान में ये व्यतीत हो गए थे। आदि पुराण के एक लेखक हैं जिनसेन, वो अमोघ वर्ष प्रथम जैन के गुरुओं में से एक है। अमोघ वर्ष प्रथम थे उनके जैन गुरु में से जिनसेन एक हैं। इनकी मृत्यु के बाद 869 ईस्वी में उनके पुत्र कृष्ण द्वितीय, अमोघ वर्ष के पुत्र थे कृष्ण द्वितीय, उस सिंहासन पर बैठे। इस दौरान कृष्ण द्वितीय इतने प्रतापी राजा नहीं हुए। इनके दौरान राष्ट्रकूट साम्राज्य में गिरावट देखी गई। इसके बाद जो राजा बने थे वो इंद्र तृतीय बने थे, जो अमोघ वर्ष के पोते थे। इन्होंने अपने साम्राज्य को पुनः स्थापना करने की कोशिश की, लेकिन इतने पूरा अधिकारी नहीं कर सके। साम्राज्य, जो राष्ट्रकूट जो साम्राज्य है, उसके जो अंतिम जो शासक थे वो हुए थे राजा कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट राजवंश का यह अंतिम शासक था। कृष्ण तृतीय ने चोल शासक प्रतंग प्रथम को पराजित किया। चोल साम्राज्य को उत्तरी भाग पर इन्होंने कब्जा भी कर लिया था। चोल साम्राज्य को अपने सेवकों में इन्होंने बांट दिया था। इसके बाद ये रामेश्वरम की ओर पहुंचे, वहां पर एक विजय स्तंभ स्थापित किया। राष्ट्रकूट राजा अंतिम शासक था कौन? कृष्ण तृतीय। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया। इनकी मृत्यु के बाद 666 के ईस्वी के अंत में उन सभी जो इनकी जो कृष्ण तृतीय की जब मृत्यु हो जाती है, तो इनके जो उत्तराधिकारी हैं वो सौतेले भाई थे खोटिंगा के खिलाफ जो इनके जो विरोधी थे वो सभी एकत्रित हो गए और इन्होंने इसको पराजित कर दिया। और इनकी जो राजधानी थी मानखेट को तहस नहस कर दिया और वहाँ उसको जला दिया, पूरी तरह उसको लूट दिया और मानखेट पर इन्होंने कब्जा कर लिया। इसके साथ ही राष्ट्रकूट का साम्राज्य समाप्त हो जाता है और एक नए साम्राज्यों का उद्भव हो जाता है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे उस क्लास में। लेकिन एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि इन्होंने जो इतने जो साम्राज्य बने थे, इनका धर्म के प्रति क्या रुझान था, इनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, ये भी इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। तो इनका धार्मिक प्रभाव देखा, राष्ट्रकूट शासकों का जो धार्मिक विचार है वो बहुत सहिष्णु और उदार थे। ये केवल शैव और वैष्णव धर्म को तो बढ़ावा दिया ही, लेकिन जैन धर्म को भी बढ़ावा दिया था। ऐसा नहीं कि जैसे कभी बार आगे हम पढ़ेंगे तो कुछ राजा थे कि वो अपने धर्म को ही बढ़ावा देंगे, दूसरे धर्म को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो राष्ट्रकूट या शासक या इस 8वीं से 10वीं सदी के बीच में जो राजा हुए हैं, चाहे वो पाल या प्रतिहार वंश से भी हों, उन्होंने किसी ने भी दूसरे धर्म को नीचे नहीं किया, सब धर्म को समान रूप से देखा। राष्ट्रकूट राजा कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण किया है। और साम्राज्यों की शासन प्रणाली देखा जाए तो जो राजा प्रशासन का मेन मुखिया सेनापति होता था और राजा के कुछ शासक कर्मचारी होते थे, यानी असिस्टेंट के रूप में। जो भी कोई समस्याएं होती थी, यानी कि किसी को मिलने का टाइम देना हो, उसके शासक कर्मचारी हुआ करते थे, वो उसको नियुक्त करते थे। राज दरबार में सांस्कृतिक, राजनीतिक और न्याय के कार्य भी होते थे। राज दरबार में राजनीतिक, न्याय के कार्य भी होते थे। राष्ट्रकूटों में एक सबसे बड़ी विशेषताएं थी, जो महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा नहीं थी। अरब लेखकों ने लिखा है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य में महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा नहीं थी और जनता को शस्त्र धारण करने का अधिकार था, क्योंकि उन्हें चोरी और हत्यारे होते थे, उन्होंने अपनी रक्षा करने का अधिकार था कि आप शस्त्र धारण कर सकते हैं। उत्तराधिकार के जो नियम थे वो इतने राष्ट्रकूट साम्राज्य में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि हमेशा ज्येष्ठ
पुत्र ही राजा बनता था, लेकिन कभी कभी बार छोटे पुत्र भी राजा बने हैं। इसलिए हम ये नहीं कहते थे उत्तराधिकार के नियम बहुत कठोर थे, और ज़्यादातर जो राजकुमारियां थीं उनको सरकारी पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। लेकिन अमुक वर्ष अमुक वर्ष की जो पुत्री थी, अमुक वर्ष प्रथम की पुत्री चंद्राबले चंद्रोबले चंद्रोबले को कुछ समय तक रायचूर दोआब का प्रशासन का भी कार्य सौंपा गया था। जो शासन व्यवस्था थी उसमें जैसे राजस्व विभाग को में 11 मंत्री हुआ करते थे, अलग से कोषाध्यक्ष, सेनापति और मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। ये सभी युद्ध के समय, यदि कोई युद्ध हो गया तो उस समय ये सब उनको युद्ध करने के लिए जाना होगा, लेकिन पुरोहित उस टाइम युद्ध करने के लिए नहीं जाएगा। प्रतिहारों के पास इस काल में 8 से 10वीं सदी में अश्वसेना सबसे अच्छी प्रतिहार साम्राज्य के पास थी। और राष्ट्रकूट की जो साम्राज्य, जो पैदल सेना थी, उसमें नियमित और अस्थायी दोनों प्रकार के सैनिक होते थे। नियमित और अस्थायी दोनों प्रकार। साम्राज्य का जो नियंत्रण है वो सीधा केंद्र से होता था, लेकिन कुछ प्रदेशों का जो प्रशासन है वो सरदारों को दे दिया जाता था, या मातहत जो बोलते हैं, मातहत। अब ये जो मातहत थे ये राजा के प्रति वफादार रहेंगे। इस वफादारी के लिए ये क्या करते थे, जरूरी होने पर ये सरदार एक लड़के को अपने राजा के दरबार में, राजा की सेवा में लगा देते थे। इसे सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती थी कि मातहत हैं जो सरदार, वो राजा के प्रति विद्रोह नहीं किया जाए। विशेष अवसरों पर राजाओं को हाजिरी भी बजानी होती थी। कभी कभी उन्हें अपनी किसी लड़की का विवाह राजा के साथ या राजा के बेटे को साथ भी करना होता था। लेकिन माता सरकार हमेशा स्वतंत्र हो जाने के लिए उत्सुक रहते थे। इस कारण इनमें बहुत सारी आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती थी। साम्राज्य को संचालन है, साम्राज्य का संचालन, जो साम्राज्य बहुत बड़ा था, इन्होंने पाल और प्रतिहार, हम यहाँ से 8वीं से 10वीं सदी के दोनों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें पाल और प्रतिहार वंश था, साम्राज्य था। उन्होंने साम्राज्य को 3 भागों में बांट रखा था, भूति, मंडल और विषय। भूति, मंडल और विषय, यानी कि भूति जैसे सबसे बड़ा क्षेत्र, उसके बाद मंडल हो गया, उसके बाद विषय हो गया। अब जो ये भूति है, भूति का जो शासक होता था उसे बोला जाता था उपरिक बोला जाता था। इसका काम क्या था, भूराज वसूलना, और जो भूति है इस क्षेत्र की शांति व्यवस्था बनाए रखना, इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये इसका काम था। उसके बाद जो मंडल था ये उससे कम क्षेत्र था, यहाँ पे जैसे जो छोटे जो सरदार थे उनको भी यहाँ के नियुक्त कर रखा था। विषय था, उनको विषय का जो क्षेत्र था, विषय, उनको विषय परिक बोला गया था। इसमें छोटे छोटे सरदार हुआ करते थे। ये अपने जिस इलाके में हैं वहाँ का ये भूराज वसूल करते थे और वहाँ के शांति व्यवस्था कायम बना के रखने की कोशिश करते थे। लेकिन ये धीरे धीरे बाद में ये विद्रोह भी करने लग जाते थे, या अपने आप को जैसे एक सामंतवाद, आप सामंतवाद की अगर हम क्लास लेंगे, सामंतवाद के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सामंतवाद क्या के रूप में कि अपने आप को सर्व समझने लग जाते थे और औरों को अपने अधीन रखना चाहते थे। उस प्रकार की उत्पन्न होने की संभावना बन जाती थी यहाँ पर। तो आपको याद रखना, पाल और प्रतिहार वंश में जो साम्राज्य था वो 3 भागों में बांटा हुआ था, भूति, मंडल और विषय। भूति सबसे बड़ा होता था, और जो राष्ट्रकूट है इसको मैं 3 भागों में बांटा था, राष्ट्र, विषय और भूति। यहाँ पर राष्ट्र सबसे बड़ा होता था और भूति सबसे छोटी इकाई होती थी। राष्ट्र के जो शासक होता था उसे राष्ट्रपति बोला जाता था, और इसका काम भी सेम वही था जो उपरिक का था। उपरिक मतलब भूराजस्व वसूलना और शांति व्यवस्था वहां पे बनाए रखना। और पाल और प्रतिहार वंश के जो भूति, मंडल और विषय, इनकी जो सबसे एक छोटी इकाई थी उसे बोला जाता था पतल। पाल और प्रतिहार वंश में ये अपने साम्राज्य में
चौथी इकाई थी पतन, जिसका कोई विशेष उल्लेख हमें नहीं मिलता है। यह साम्राज्य का इसका एक संचालन था। राष्ट्रकूट साम्राज्य में ग्राम प्रशासन एक इकाई होती थी और एक शहरी ग्राम प्रशासन की एक इकाई होती थी, जिसका काम था गांव के जो क्षेत्र हैं, जो स्थानीय विद्यालय हैं, तालाब, मंदिर हैं, उनकी सड़कों की उनका देख रेख करने का काम होता था। और इनके जो ग्राम प्रशासन जो मुखिया हैं, उनमें मुखिया और ये पटवारी होते थे, ये वंशानुगत होते थे। इन्हें लगान मुक्त क्षेत्र दिया जाता था, मतलब सैलरी के रूप में। ग्राम समितियां होती थी जो ग्रामीण एरिया हैं वहाँ की व्यवस्था को बनाए रखती थी, और एक शहरी समितियां जो शहरों में व्यवस्था को बना के रखती थी। और शांति व्यवस्था के लिए यहाँ पर कोतवाल नियुक्त किए जाते थे, या उन्हें कोतवाल नियुक्त किए जाते थे, जिन्हें कोष्टवाल भी कहते थे। ठीक, यानी कि जो प्रशासन की व्यवस्था थी वो बहुत शानदार थी इस काल में। राजस्व अधिकारी, जो राजस्व अधिकारी थे, ये दक्कन के क्षेत्र में वंशानुगत होते थे। इन्हें नाड गवंडो भी कहते थे। जो राजस्व अधिकारी थे, इन्हें वहां नाड गवंडो। इनका काम था राजस्व को एकत्रित करना। लेकिन इन्होंने क्या है, जो जो इनका वंशानुगत अधिकारियों और सरदारों की शक्ति बढ़ती गई थी, तो केंद्रीय शासक के प्रति अपने ये धाक जमाना शुरू कर दिए थे। ये वंशानुगत होते थे। अब इनकी धीरे धीरे शक्ति बढ़ने लगी, तो ये राजा को कुछ नहीं समझते थे। जैसे हम जब सामंतवाद पढ़ेंगे वहां पर हम चर्चा करेंगे, तो एक सामंतवाद की लहर सी दिखाई देती थी यहाँ पे। सामंतवाद में क्या होता है कि राजा बस एक नाम मात्र का राजा होता है, और जो भी ये सरदार होते हैं ये अपने नीचे किसी को भी नियुक्त कर सकते थे। तो उस प्रकार ये जो राजस्व अधिकारी थे वंशानुगत होते थे, और अपने छोटे मोटे सरदार और वंशानुगत वृद्धि से ग्राम समितियों की शक्तियां कमजोर कर दिया इन्होंने। यही अपने आप को हेड समझने लग गए थे, और केंद्रीय शासन के लिए कि उन पर अधिकार जताना, उन्हें नियंत्रण करना मुश्किल हो गया था। जो केंद्रीय शक्ति थी, जिसके कारण इसका मतलब सरकार एक सामंती होती जा रही थी। सामंत जो राजस्व अधिकारी थे वो वंशानुगत होते थे। यहाँ से एक सामंतवाद का भारत में एक उदय, फ्यूडलिज्म का उदय दिखाई देता है। यहाँ से राज्य और धर्म का संबंध हम देखें तो अमोघवर्ष प्रथम थे। अमोघवर्ष प्रथम ने जैन धर्म का पालन किया, और एलोरा में 5 जैन गुफा मंदिर उनके शासनकाल में बने थे। राष्ट्रकूट शासक थे अमोघवर्ष प्रथम, जिन्होंने जैन धर्म का पालन किया था, और एलोरा में उन्होंने 5 जैन गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा का एक अखंड कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों की एक सबसे बड़ी भव्य रचना है। यह हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है। कैलाश नाथ मंदिर भारत के महाराष्ट्र के एलोरा गुफा में चट्टानों को काट के बनाया गया सबसे बड़ा एक हिंदू धर्म है। राजा कृष्ण प्रथम ने कैलाशनाथ मंदिर परियोजना का निर्माण कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये। राजा कृष्ण प्रथम ने कैलाशनाथ मंदिर परियोजना का निर्माण कराया। कैलाश मंदिर में अपनी अद्भुत मूर्तियों के साथ इसकी वास्तुशिल्प है। यहाँ पर आपको देखेंगे तो रावण कैलाश पर्वत को हटाते हुए दिखाई देंगे। देवी दुर्गा है, वो राक्षस का यहाँ पे वध करती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर अद्भुत मूर्तियाँ हैं इसमें कैलाश मंदिर में। एक है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं ये आपको चट्टानों को काट के बनाई गई थी, पत्थरों को। ये श्रीपुरी नामक एक द्वीप स्थित है, वहाँ पर ये स्थित है एलिफेंटा की गुफाएं। राष्ट्रकूटों ने एक मंदिर का निर्माण किया था, नवलिंग 9 मंदिरों का समूह। नवलिंग 9 मंदिरों का समूह जिसे द्रविड़ शैली में बनाया गया था। राष्ट्रकूट राजवंश के शासक अमोघवर्ष प्रथम और उनके पुत्र कृष्ण द्वितीय ने इस नवलिंग मंदिर की स्थापना की थी। नवलिंग का जो नामकरण है, ये 9 मंदिरों का एक समूह है। 9 मंदिर होते हैं द्रविड़ शैली में। जब हम भारत की शैलियों के बारे में पढ़ेंगे, जब वहाँ पर चर्चा करेंगे, 9 मंदिरों का एक समूह है जिसका नाम नवलिंग रखा गया। और नवलिंग में एक लिंग की उपस्थिति से आता है। नवलिंग है, वहाँ पर एक लिंग की उपस्थिति है जो भगवान शिव का प्रतीक है। भगवान शिव का प्रतीक है।
तो राष्ट्रकूट शासक थे वो, उन्होंने प्रत्येक धर्म को उन्होंने यहाँ पर समान दिया। ऐसा नहीं कि किसी धर्म के साथ उन्होंने अत्याचार किए हों। राष्ट्रकूट राजाओं ने तो मुसलमानों का भी स्वागत किया और अपने राज्य में इस्लाम का प्रचार करने के लिए भी उन्होंने छूट दी थी। तो इस दौरान कोई भी किसी धर्म के प्रति ये नहीं था कि किसी धर्म के प्रति एक राजा किसी को कमज़ोर करता था। तो इस दौरान जो धर्म और जो राज्य की व्यवस्थाएं थी वो बहुत शानदार थी, अच्छी थी। और जो राज्य था, राज्य का जो पूरा जो सर्वे सर्वा है, राज्य के बारे में जैसे पूरा जो कोऑर्डिनेशंस करता था वो राजा का पुरोहित होता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पुरोहित के कहने पर ही राजा काम करता था, कोई इसी के दबाव में करता था। राजनीति और धर्म एक दूसरे से अलग रखा जाता था। धर्म राजा का व्यक्तिगत कर्तव्य था। धर्म है ना, वो राजा का व्यक्तिगत कर्तव्य था। वो किसी पुरोहित या किसी भी जो शासक हैं, सहयोग शासक हैं, उसे किसी के दबाव में वो कार्य नहीं करता था। इस प्रकार से ये जो उत्तर भारत के 8वीं से 10वीं सदी के बीच में ये 3 साम्राज्यों का हमने यहाँ पर चर्चा की है। धन्यवाद। अगर कोई भी चीज़ इसमें समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगली क्लास हम उत्तर भारत के 10 से 12वीं ईस्वी की सदी में जो शासकों का उदय हुआ उन पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।